आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना क्लास 8 में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाएगा। अब मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो रसायन विज्ञान पूछा जाएगा वो आपके क्लास 8 के बुक से ही पूछा जाता है। और क्लास 8 के बुक में से ये 6 पार्ट, जिसमें पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 16वां, ये 6 पार्ट से ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। पिछला जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी एग्ज़ाम इसी बुक से में से क्वेश्चन पूछा है, तो इस बार भी इसी बुक में से क्वेश्चन पूछेगा। इस बुक को मैंने अच्छी तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो जो भी हम निशान लगाए हैं कि यहाँ से यहाँ तक, बस उतना ही आप पढ़िएगा और आपका आराम से निकल जाएगा। तो आते हैं पहला चैप्टर पे, देखते हैं। तो पहला चैप्टर में देखिए देखिए पहले पेज से है। इसमें जो पहला पेज है, पहले पेज में कोई निशान है तो ये पहला पेज मत पढ़िए, उसके बाद दूसरा पन्ना पलटिए। जितना जितना हम निशान लगाए हैं बस उतना पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी। जैसे यहाँ पे बस यहाँ इतना इतना इतना, बस जितना निशान लगा है उतना अपने भी बुक में, अपना बुक भी खोलते जाइएगा, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, हम समझाते जाएंगे। 2-3 बार इस वीडियो में देखेंगे आपका केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, रसायन विज्ञान पूरा हो जाएगा। तो जिस बुक में जिस पेज में जितना निशान लगा उतना अपने पेज पर निशान लगाकर इसका स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा और अपने भी बुक में निशान लगाकर उसको आराम से बस पढ़ते जाइए। तो ठीक है, बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पूछेगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पदार्थ है वो कब जलेगा, जब हम अपना ताप बढ़ाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ होगा, जैसे मान लीजिए लकड़ी, मान लीजिए इसी तरह मान लीजिए लकड़ी जो है क्या नाम है, मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होगा तो लकड़ी जलना स्टार्ट होगा। तो जब तक हमारा तापमान 50 डिग्री नहीं होगा तब तक लकड़ी नहीं जलेगा। 40 रहेगा, 45 रहेगा, जैसे ही 50 होगा वो लकड़ी जलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस भी ताप पर वो जलना प्रारंभ हुआ वही हमारा क्या हो गया, ज्वलन ताप हो गया। जिसका ज्वलन ताप जितना कम रहेगा वो उतना जल्दी ही जलेगा, जिसका ज्वलन ताप जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना लेट में जलेगा। ठीक है। जैसे अगर हम मानते हैं सूखी लकड़ी और नरम लकड़ी, जैसे जिस लकड़ी में पानी है, पानी लगा हुआ है, जिस लकड़ी सूखा है, तो दोनों में ज्वलन ताप किसका कम होगा, उस जो जो सूखा होगा, सूखा जो होगा वो जल्दी से उसमें आग पकड़ लेगा, तो जल्दी से आग पकड़ेगा मतलब उसका ज्वलन ताप कम होगा। और जो नम जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें क्या ज्वलन ताप ज़्यादा रहेगा, ज्वलन ताप उसका क्या और लेट में जलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे दिया है गर्मियों के मौसम में जो है आग, जंगल में आग लग जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा जंगल में जो आग लगता है उसे क्या बोलते हैं। जंगल में जो आग लग जाता है उसे बोलते हैं दावानल। उसे क्या बोलते हैं, दावानल। फिर किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब किसी कोई भी पदार्थ है उसका जो ज्वलन ताप जो है उसको किस पर निर्भर करता है, उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछेगा भौतिक की रासायनिक, तो हम क्या बोलेंगे, रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आगे है पेट्रोल का जो ज्वलन ताप जो है केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल जो है अगर पेट्रोल एक जगह पेट्रोल रखा है, एक जगह केरोसिन का तेल रखा है, तो पेट्रोल केरोसिन से पहले ही जल जाएगा। मतलब उसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। कम ताप में ही पेट्रोल जल जाता है और थोड़ा सा और जब ताप बढ़ेगा उसके बाद क्या बढ़ेगा, केरोसिन जलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बताया गया। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बताया गया, सफ़ेद फास्फोरस जो पदार्थ होता है उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि वो कमरे में इसी तरह अगर हम रख देंगे तो वो क्या होता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, बिना आग लगाए वो जलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं जिससे कि वो जले ना। देखिए ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जितना निशान लगा उतना पढ़िएगा, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस पर कुछ नहीं है। फिर अब आगे आते हैं दहन। दहन मतलब कोई चीज़ जलाना। तो दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। वायु से मतलब है कि वायु में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जब आग कब लगता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन रहता है तब आग लगता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन से आग और फैलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा आग बुझ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आग को भड़काना है तो वहाँ ऑक्सीजन छोड़ देंगे और आग भड़क जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड छिड़केंगे तो आग बुझ जाएगा। तो फिर यहाँ पर दहन के लिए वायु का ना, वायु में ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। तो और जो जलना है ये कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा जलना क्या अभिक्रिया, रासायनिक या भौतिक, क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। और किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ज्वलनशील पदार्थ का ना, दूसरा ज्वलन ताप तक पहुँचने के बाद, तीसरा कि हवा की जरूरत। हवा में किस चीज़ का, ऑक्सीजन। मतलब कोई चीज़ जलेगा तब जब ज्वलनशील पदार्थ रहेगा। दूसरा, ज्वलनशील पदार्थ कब जलेगा, जब हम कोई पदार्थ को जब हम जलाएंगे उसका जो ज्वलन ताप रहता है वहाँ तक उसको
गर्म करेंगे तब वो जलना स्टार्ट होगा। तीसरा क्या है, हवा मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत, ऑक्सीजन रहेगा तभी चलेगा। अब इसके नीचे माचिस की कहानी दिया है। माचिस की कहानी में हम दो वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो सफ़ेद फास्फोरस को सल्फर से जैसे ही टच कराते हैं, सफ़ेद फास्फोरस लगे कागज़ को सल्फर लगे कागज़ जैसे ही टच कराते हैं तुरंत आग जलना स्टार्ट हो जाता है। बिना किसी माचिस, बिना किसी से सफ़ेद फास्फोरस से क्या हो जाता है, आग लग जाता है। और ये सफ़ेद फास्फोरस से जो आग लगता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए इसका माचिस तुरंत बंद कर दिया गया। और अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस पदार्थ का प्रयोग अब माचिस बनाने में नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे आंसर, सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में नहीं होता है। फिर क्या होता है, बाद में सफ़ेद फास्फोरस के बदले लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब जो माचिस जो बनती है, तो जो माचिस की जो तीली रहती है, माचिस की तीली में पोटेशियम क्लोराइड होता है। माचिस की जो तीली रहती है उसमें क्या लगा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड। जैसे मान लेते हैं ये माचिस की तीली है, तो माचिस की तीली में पोटेशियम क्लोराइड रहता है। और माचिस का जो डिब्बी रहता है उसमें क्या रहता है, लाल फास्फोरस और सल्फर। माचिस की जो डिब्बी रहता है उसमें क्या रहता है, लाल फास्फोरस और सल्फर। अब पहले क्या रहता था, सफ़ेद फास्फोरस, अब क्या है, लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस और सल्फर माचिस के डिब्बे में रहती है, और जो उसका जो तीली रहता है उस पर कौन सा रसायन लगा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो जब माचिस तीली को जब उस पर रगड़ा जाता है तो डिब्बा, तो क्या लग जाता है, आग लग जाता है। और जो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल सबसे पहले किया था कार्ल लुंडस्टाइन। तो पूछेगा कि कौन से वैज्ञानिक ने लाल फास्फोरस के इस्तेमाल से सेफ्टी माचिस बनाया, तो कौन था, कार्ल लुंडस्टाइन। और कब बनाया था, 1855 में। फिर हम आते हैं मोमबत्ती के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो मोमबत्ती का इतिहास ये बताया माइकल फैराडे ने मोमबत्ती के बारे में बताया। मोमबत्ती के बारे में उन्होंने बताया कि मोमबत्ती एक ईंधन है। मोमबत्ती क्या है, ईंधन है, यह ऊर्जा का रूप है। और मोमबत्ती जो हाइड्रोजन और कार्बन, मोमबत्ती किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर मोमबत्ती बना है। और मोमबत्ती को, मोम को किससे, मधुमक्खी के छत्ते से भी मोम निकाली जा सकती है। पूछेगा किस, कहाँ से निकाले, मोमबत्ती के छत्ते से। मोमबत्ती किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। फिर आगे आते हैं। देखिए पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना निशान लगा उतना पढ़ लीजिए। अपने अपने बुक में भी निशान लगा, नीचे पेज नंबर दिया है, पेज नंबर देख के अपने अपने बुक में सब लोग निशान लगा लगा के अपना पढ़ लीजिएगा। फिर हम आते हैं, अब आग, कहीं पर आग लग गया तो उस आग का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आग का फैलाव के लिए, रोकने के लिए सबसे पहले हम क्या, 3 काम होता है, 3 काम में से देखिए 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम में से कोई भी एक काम करेगा हो जाएगा। जैसे पहला, या तो जिसमें आग लगा उस पदार्थ को ही हम हटा दें, दाह पदार्थ को हटा दें। दूसरा क्या, आग किसके वजह से लगता है, ऑक्सीजन की वजह से, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तीसरा क्या, उसके ज्वलनताप को बढ़ा देना। मतलब अगर कोई जैसे 50, क्या नाम है, जैसे लकड़ी मान लेते हैं हम 50 डिग्री सेल्सियस पर चलता है, तो आग जल उसमें आग लग गई है, उसकी आग को अगर बुझाना है तो क्या करें, पानी छिड़क देंगे। पानी जैसे छिड़केंगे उसका ज्वलनताप क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। मतलब 80 90 मतलब 100 के ऊपर जब जलाएंगे तब जाकर वो आग लगेगा। इसका मतलब ज्वलनताप उसका बढ़ा दिए, इसीलिए वो आग बुझ गया। तो पदार्थ को हटा देंगे, ऑक्सीजन का प्रतिबंध करते, तीसरे का ज्वलनताप को बढ़ा देने से वो बुझ जाता है। फिर हम देखते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं बिजली की वजह से आग लग जाता है। तो जो बिजली की वजह से आग लग जाता है उस पर पानी नहीं फेंका जाता है, उसमें क्या फेंका जाता है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो टंक ये रहता है, इसी से आग को बुझाया जाता है। और जो इस यंत्र है, आग को बुझाने वाला जो यंत्र है, इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। इसको क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। मतलब इस आग को बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। और ये जो आज जितने भी दुकान, बड़ी बड़ी दुकानें हैं या फिर मॉल है, उस सब में इस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग होता है। और ये जो अग्निशामक यंत्र है 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का यंत्र होता है। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा देखिए, एक क्या होता है, इसी तरह का होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। एक इस तरह का होता है, और दूसरा कैसा होता है, जिसमें, तो दूसरा जो रहता है उसमें समझ, एक जो कांच का बोतल, मान लीजिए ये कांच का बोतल है, इस कांच के बोतल में अम्ल है, इस कांच के बोतल में अम्ल रहता है। और दूसरा ये जो अम्ल जो है, जिस बर्तन, मान लीजिए इस बर्तन में रखा गया, तो जिस बर्तन में रखा है इस बर्तन में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो इसका जो ढक्कन है, इस ढक्कन को जब तोड़ा जाता है तो ये अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और दूसरे से क्रिया करने के बाद ये बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो ये आग को बुझा देता है, ध्यान दीजिए।
तो एक प्रकार होता है इस तरह का सिलेंडर रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है। और दूसरा देखिए पढ़ेंगे पूरा सब लिखा है तो यही चीज़ है। तो एक एक प्रकार का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, दूसरा क्या होता है, एक कांच की शीशी रहती है। मतलब मान लीजिए कांच की शीशी, इसमें अम्ल भरा रहता है, और ये जो अम्ल जो है शीशी जो है जिस बर्तन, मान लीजिए बर्तन है, जिस बर्तन में रखा गया उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो अम्ल जब इसका ढक्कन जब तोड़ा जाता है तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट एक दूसरे से क्रिया करते, क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बना लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही बनाते हैं वो क्या बनाता है, वो आग को बुझा देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यंत्र है इसको क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। तो अग्निशामक यंत्र जैसे कहीं आग लग गया तो उसको बुलाने के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है कि अगर कहीं पर आग लगे तो अपने नज़दीकी सेवा अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। पटना में बोला गया, पटना में इसका नंबर 101 नंबर पर जैसे डायल करेंगे वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो लोग आग बुझा देंगे। पटना में इसका नंबर 101 या 06 से 12 222223 है। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा पटना में अग्निशामक यंत्र का नंबर कहते हैं, 101 देगा या तो जो दिया है वो दिया है। फिर उसके बाद दिया है मोमबत्ती में जो आग होता है, मोमबत्ती में जो आग लगता है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती में जो आग लगता है उसके 3 क्षेत्र होते हैं। पहला जो होता है बाहरी भाग, पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। तो जो बाहरी भाग रहता है, बाहरी भाग नीला रहता है। बाहरी भाग कैसा रहता है, नीला और अदीप्त रहता है, और यह सबसे गर्म होता है। बाहरी भाग कैसा था, नीला अदीप्त, सबसे गर्म। बीच वाला जो भाग पीला चमकीला होता है, द्वितीय होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उससे कम रहता है। और जो तीसरा चौथा एकदम लास्ट वाला रहता है, जो एकदम अंदर का भाग, वो काला रंग का होता है, और यहाँ पर सबसे कम गर्म क्षेत्र। कहने का मतलब सीधा है, जैसे ये मान लीजिए हम एक मोमबत्ती बना देते हैं, एक मोमबत्ती बना दिए हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग ज्वाला बनाते हैं। जो सबसे बाहरी वाला भाग रहता है, यहाँ ये कौन सा रहता है, नीला रंग का रहता है, बाहर सबसे नीला, और सबसे गर्म भी रहता है, सबसे गर्म नीला वाला भाग रहता है। फिर उसके अंदर का ये जो भाग रहता है ये रहता है पीला, ठीक है, ये मध्य भाग। और जो एकदम अंदर का जो भाग हो गया ये चीज़, ये होता है काला। सबसे सबसे कम गर्म यही रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नीला, मोमबत्ती जलते टाइम सबसे गर्म भाग कौन सा वाला रहता है, तो नीला वाला भाग, उससे कम पीला वाला, सबसे कम गर्म कौन रहता है, काला वाला। अब बाहर जो नीला वाला भाग सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए रहता है क्योंकि जो बाहर वाला भाग है ये हवा में रहता है, तो हवा में क्या रहता है, ऑक्सीजन, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म नीला वाला भाग रहता है। ठीक है, समझ गए। तो मोमबत्ती के जो सबसे बाहरी भाग रहता है नीला रहता है, सबसे गर्म रहता है। फिर उसके बाद पीला रहता है, नीला रहता है, उसके बीच में पीला रहता है, और सबसे जो अंदर रहता है वो क्या रहता है, काला रंग का रहता है। इसका कलर भी पूछ सकता है कि बीच वाला भाग किस कलर का था, मोमबत्ती जो जलता था तो पीला रंग का, और सबसे बाहरी वाला नीला, सबसे अंदर वाला कौन सा रंग होता है, काला रंग का होता है। काला रंग वाला सबसे कम गर्म क्षेत्र रहता है। ठीक है, ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है। पार्ट जैसे ही खत्म होती है, विज्ञान का जितना भी पार्ट है सब पार्ट खत्म होने के बाद हमने सीखा जरूर पढ़ना है। तो फिर से हमने सीखा पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पूरे पार्ट का सारांश ही दिया रहता है। तो हमने सीखा में दहन मतलब जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, कैसे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। यदि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया, मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की क्रिया, ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया, जलना कैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। चाहे दहन बोले चाहे जलना बोले, बात एक ही है। फिर खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन मतलब जिससे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, या जिससे आग लगती है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन तक पहुँचना सकता है, ठीक है। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, ज्वलन का बाहरी क्षेत्र, जो अभी बताया मोमबत्ती वाला। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते, अज्वलनशील। लौ मतलब होता है आग, ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ जो आग पर गर्म करने पर जल जाते हैं, ज्वलनशील, और जो आग पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं वो अज्वलनशील पदार्थ। वह तापमान जिस पर पहुंचने पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप, जो कि सबसे पहला चीज़ हम बताते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलन पदार्थ को जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। मतलब जब भी कोई चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ जो चीज़ जलता है उसको ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं।
तो ऑक्सीजन को प्रतिदिन ज्वलन से पदार्थों को जलने पर उष्मा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी, उष्मा का मतलब क्या होता है गर्मी। आग के पास बैठेंगे तो गर्मी का हमें एहसास होता है। और प्रकाश उत्पन्न प्रक्रिया धन, जैसे मान लीजिए लकड़ी जलाएंगे तो आग, अगर आग के पास आप बैठेंगे तो हमें गर्मी भी होगा, गर्मी का मतलब उष्मा भी मिलेगा। और प्रकाश, जब आग जलता है तो उजाला रहता है, तो उसे क्या बोलेंगे प्रकाश। आग के पास जब भी बैठेंगे तो आपको उष्मा गर्मी मिलेगा और प्रकाश लाइट भी मिलता है। तो पहला पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं दूसरा पाठ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा और हम थोड़ा आप जल्दी जल्दी बताएंगे जिससे आपका कम समय में ही आपका पूरा हो जाए, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और पूरा पढ़ना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें दिया है तड़ित और भूकंप। तड़ित का मतलब होता है जो बिजली चमकता है, जो बिजली चमकता है उसको तड़ित बोलते हैं। और भूकंप का मतलब जो पृथ्वी जो हिलती डुलती है तो उसको क्या बोलते हैं भूकंप। और ये सभी चीज़ें प्रकृति द्वारा होता है, इंसान उसको नहीं करता है। तो जो तड़ित है मतलब जो बिजली गिरता है, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ कर उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इन्हीं ने दर्शाया था बादल, जब बादल आपस में रगड़ के द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले इसको तड़ित को सबसे पहले कौन दिखाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने बताया कि जो आपस में बादल के रगड़ने से ही बिजली चमकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरे पार्ट में इसमें इस पेज से कुछ नहीं, इस पेज से बस इतना ही, एक दो लाइन बस देखना है। ठीक है, इससे आपका वो जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपका जो भी ज़रूरत चीज़ है सब हो भी जाएगा। इस पार्ट चैप्टर इसमें कुछ नहीं, इसमें से भी कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। और जो समान असमान आवेश, देखिए आवेश दो तरह के होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, मतलब एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। तो समान आवेश जैसे धनात्मक का मतलब होता है प्लस, ऋणात्मक का होता है मतलब माइनस। तो जो समान का मतलब अगर दोनों प्लस रहेगा, एक ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो समान आवेश रहेगा, या तो एक माइनस या ये भी माइनस। तो समान आवेश रहेगा तो क्या होगा, समान आवेश रहेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब एक दूसरे को दूर दूर कर देना। और जब प्लस प्लस रहेगा तो दोनों एक दूसरे को दूर कर दें, माइनस माइनस रहेगा तो भी दोनों एक दूसरे, लेकिन एक प्लस एक माइनस मतलब एक दूसरे असमान आवेश, असमान आवेश रहेगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित। तो समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित। ठीक है, ये चीज़ दिया है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान में प्रतिकर्षित, असमान में आकर्षित। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर होता है आवेश का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, इसमें आवेश के बारे में, आवेश के स्थानांतरण का विवरण दिया है। जैसे आवेश का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे स्केल हो गया, स्केल को अपने बाल से रगड़ते हैं, बाल से रगड़ने के बाद हम कागज़ को ऐसे जब टच करेंगे तो कागज़ में वो चिपक जाएगा। मतलब जो इसमें स्केल में जो आवेश रहता है वो आवेश किस में चला जाता है, कागज़ में चला जाता है। ठीक है, सभी पदार्थों में आवेश होता है, सभी पदार्थों में आवेश होता है। तो जैसे कोई भी चीज़ हो गया उसमें, जैसे हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका आवेश इसमें चला जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है इसमें भी हम ऐसे ऐसे करते तो इसका आवेश इसमें, इसका आवेश इसमें, इसी आवेश इधर से उधर ट्रांसफ़र होने से बिजली उत्पन्न होता है। क्या होता है उत्पन्न, बिजली उत्पन्न होता है। तो आवेश का स्थानांतरण, आवेश मतलब एक स्थान से, जैसे कोई चीज़ होगा इससे इसमें आवेश से रगड़ना तो इसका आवेश इसमें, एक स्थानांतरण मतलब होता है स्थान में अंतर। जैसे बोला गया रेशम के टुकड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़, मतलब कि रेशम के टुकड़े में कांच की छड़ से रगड़ रहे हैं तो कांच की छड़ में जो भी आवेश रहेगा किस में चला जाएगा, रेशम के कपड़े में चला जाएगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ करते हैं और आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान में हम चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पूछेगा आवेश का स्थानांतरण होता है ना, तो सीधा बोले हाँ आवेश का स्थानांतरण होता है। सुचालक वस्तुओं से आवेश का स्थानांतरण होता है। सुचालक मतलब क्या होता है,
सुचालक वो वस्तु होता है जिसमें बिजली बिजली जैसे करंट जिसमें दौड़ता है, जैसे मान लो लोहा हो गया, लोहा में करंट दौड़ता है, हाँ, तो वो क्या हो गया सुचालक। लकड़ी लकड़ी में आवेश, लकड़ी क्या होता है, लकड़ी में करंट नहीं दौड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा विद्युत का कुचालक। तो सुचालक मतलब वही होगा जो जिसमें करंट दौड़ता है। तो सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण, मतलब सुचालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, किसी आवेशित सीधा पूछेगा सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है, बस उतनी खास बात खत्म। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहा जाता है। कोई आवेशित वस्तु है, जैसे मान लीजिए यही आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु से इसके अंदर जो आवेश है, इसके अंदर आवेश को पृथ्वी में जब भेजेंगे हम, तो इस भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, भू संपर्कन कहलाती है। जैसे आपके बुक में दिया गया है कि आप कील को ऊपरी सिरे को छुए, तो ऊपरी सिरा का जब हम छुएंगे तो कील का जो आवेश था हमारे हाथ में चला आया, फिर हमारे हाथ में से जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो जब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा तो हम जो क्या हो गया आवेशित वस्तु हो गया, तो हमारे अंदर से जो आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। तो जब किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भू संपर्कन। कोई भी चीज़ हम छूते हैं, जैसे मान लो हम कागज़ को भी ऐसे छू रहे हैं, तो इसका आवेश हमारे हाथ में चला गया, तो जो हमारे अंदर जो आवेश आए ये जो हम पृथ्वी में जब भेजेंगे, पृथ्वी में भेजने हम कोई शक्ति से नहीं भेजते, हम खड़े रहते हैं, हमारे शरीर से खुद पृथ्वी में चला जाता है। तो किसी आवेशित वस्तु मतलब हम ही लोग हो गए आवेशित वस्तु, तो हमारे अंदर से जो आवेश है वो पृथ्वी में जब भेजने चाहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, भू संपर्कन। क्वेश्चन पूछेगा भू संपर्कन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे किसी आवेशित, ऐसे पूछेगा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन जो 4 दिया है, 4 में से हम क्या लिखेंगे, भू संपर्कन। क्या लिखेंगे, भू संपर्कन। फिर तड़ित, आपके बुक में दिया तड़ित को जाने, तड़ित मतलब बिजली, बिजली जो आग जो बिजली जो चमकता है आकाश में, तो मतलब जो आकाश में जो बादल रहते हैं, आकाश में, ये सब पूरा पढ़ेंगे पूरा समझ में आएगा, बस शॉर्टकट में जानिए कि ये जो आवेश बिजली कब चमकता है, जब या फिर करंट कल होता है, एक प्लस एक माइनस, मतलब जो ये जो बादल है, बादल एक में धनावेश है एक में ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश जब दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिजली करंट दौड़ जाएगा, और जब बिजली चमकेगा तो इसी को हम समझते हैं क्या, बिजली चमक रहा है। तो तड़ित, तो आवेश के मिलने, सीधा आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। मतलब जो बिजली चमकता है आकाश में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। बिजली जो चमकता है उसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन। सीधे सीधे लिखा आवेशों के मिलने, मतलब एक ऊपर से प्लस बादल, ये सब बादल है, तो आवेशों के मिलने, ये देखिए मिल रहा है, आवेशों के मिलने तथा जिसका आवेश मिल गया, मिलने के बाद बिजली जो चमकता है जैसे लगता है कि नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आवेशों के मिलने, जो बादल मिलने, आवेशों के मिलने तथा और जो जो आवेश जब मिल गया, मिलने को पृथ्वी तक आने में, देखिए नीचे आता है, आप सुनने भी होंगे बिजली नीचे गिर गया, तो आवेशों के मिलने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत विसर्जन। बिजली जो गिरता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन करते हैं। तो तड़ित है, जो बिजली जो चमकता है ये क्या है, एक विद्युत विसर्जन है। पूछेगा तड़ित, तड़ित क्या है, एक विद्युत विसर्जन है। विसर्जन मतलब नीचे गिर जाना, विसर्जन का मतलब ही होता है कोई चीज़ हम नीचे गिराना, तो बिजली जब नीचे गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। तो तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित चालक, चालक मतलब क्या होता है, तड़ित चालक का मतलब होता है कि जब बिजली चमकेगा तो अपने घर को कैसे बचाएं। तो देखिए ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों और अन्य बड़ी संस्थाओं को तड़ित मतलब बिजली के गिरने चीज को प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। क्या है, क्वेश्चन पूछेगा उसको बिजली से कैसे बचा सकता है, तो क्या है, तड़ित चालक से बिजली जो नीचे गिरता है उससे हम अपने भवन और इमारत को बचा सकते हैं, तड़ित चालक से। फिर है भूकंप। ठीक है, भूकंप क्या होता है, पृथ्वी पर जो झटका लगता है वही हमारा भूकंप है, इसी के बारे में दिया है। तो भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी का कंपन, कंपन मतलब कांपना, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी कर, पृथ्वी के नीचे जब कोई गहराई होता है, कोई गड़बड़ी होता है, जैसे ये दिया है, जैसा कि देखो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी जो है कई परत से मिलकर बना है, 1 2 3 बहुत सारी परतें मिली है। तो जो उन जो परत जो होता है हर परत को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट।
तो ये जो प्लेट है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर बहुत से परत है। तो ये जो परत है ये गति करती रहती है, गति करते करते जब एक दूसरे, जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे टकरा गए, ये परत है, या तो फिर ऐसे एक दूसरे से घसीट गए, तो इस समय इसी स्थिति क्या बोलते हैं हम, भूकंप आ जाता है। जैसे दिया है, पृथ्वी की परत कई टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। यह प्लेटें निरंतर धीरे धीरे गतिमान है, धीरे धीरे चल रही सब प्लेट। कभी कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाते, तो कभी दूसरे से टकरा जाती है। और जब टकराती है तो विक्षोभ, विक्षोभ मतलब कोई चीज़ सीधा चला तो थोड़ा सा मुड़ जाना, ठीक है। जब विक्षोभ उत्पन्न होता है, यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह भूकंप के रूप में दिखाता है, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी का जो भूकंप आता है, इस भूकंप को जब मापा जाता है वो रिक्टर पैमाने पर मापा है। क्वेश्चन पूछेगा भूकंप किस पर मापा जाता है, तो भूकंप की शक्ति को परिमाण किस पर रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। आगे फिर आगे है कि मतलब कि बहुत सारे चीज़ का प्रयोग करते हैं भूकंप को नापने में, जैसे विज्ञान एवं तकनीकी विकास में रॉबर्ट मेलेट, जॉन मिलवे, थोइंग एवं ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। मतलब भूकंप को मापने के लिए सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। किसके माध्यम से, ये सभी जो वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन पूछेगा सतह भूकंप मापी कौन विकसित किए थे, तो रॉबर्ट मेलेट, जॉन मिल, थोइंग और ग्रे। इन चारों में से 3 को ऑप्शन दे देगा, चौथा किसी और को बोलेगा, बोले से इनमें से कौन जो है भूकंप मापी नहीं बना है। तो जो नहीं रहेगा तो चारों नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर भारत में जो है मिल से भूकंप मापी, भारत में मिल से भूकंप मापी का उपयोग प्रारंभ हुआ। और देखिए ये चारों जो बना था वो सतह भूकंप मापी बना था, और नीचे पीछे जो था रिएक्टर पैमाना था, ठीक है। अब भारत में मिल से भूकंप मापी का प्रयोग किया गया। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता के वेसला में थुडंग भूकंप मापी लगाया गया। देखिए बहुत सारे भूकंप मापी है, जिसमें एक रिएक्टर पैमाना पीछे था। दूसरा भूकंप मापी का नाम क्या है, सतह भूकंप मापी, सतह भूकंप मापी बना है ये लोग चारों। और फिर एक है मिल से भूकंप मापी का भी भारत में प्रयोग हुआ। और फिर एक थोइंग भूकंप मापी, थोइंग भूकंप मापी पूछेगा, थोइंग भूकंप मापी कहाँ कहाँ लगाया गया, तो शिमला, मुंबई और कोलकाता। तो इस पूछे ये 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किस जगह पर थोइंग भूकंप मापी नहीं लगाया गया, तो जो ऑप्शन चौथा रहेगा वो। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि 1905 में कहाँ, 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता में कौन सा भूकंप मापी लगाया गया, तो कौन सा भूकंप मापी, थोइंग भूकंप मापी, ठीक है। ये चैप्टर यहीं से खत्म होता है। तो हमने सीखा फिर से पढ़ लिया जाए। वस्तुओं का आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है। दो वस्तु है, इसको आपस में रगड़े तो इसका आवेश इसमें चला गया, ठीक है, और इसका आवेश इसमें चला गया। तो वस्तु का आपस में रगड़ कर आवेशित किया। आवेशित मतलब एक दूसरे को खींचना। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। पहले बताते हैं सजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक जैसा आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को अविकर्षित, जैसे जो प्लस प्लस जो बताया था, तो दोनों सजातीय, तो सजातीय हो गया, और ये दोनों क्या हो गया, विजातीय। तो विजातीय अलग अलग चीज एक दूसरे को आकर्षित और एक समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय मतलब एक जैसा, विजातीय मतलब अलग अलग। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। मतलब रगड़, कोई चीज़ जब हम रगड़ते हैं, रगड़ पे जो इसमें जो आवेश जो स्थिर उत्पन्न हो, आवेश जो इसका इसमें जा रही है, जो आवेश इसमें जा स्थिर आवेश है। मतलब आवेश इसमें कैसा जा रहा है, स्थिर है, अस्थिर नहीं। इसमें अब हम इसमें अब मौजूद हो गया इसका आवेश। अब ये जब इसमें ऐसे रगड़ेंगे तो इसका आवेश इसमें चला गया, ठीक है। इसको इसमें रगड़ेंगे तब तक इसमें रहेगा, मतलब स्थिर रहता है जब तक इसको कहीं और ना रगड़ा जाए, ठीक है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जैसे तार में जो धारा जो बहती है, जिससे हम हमारे घर में लाइट आता है, तो उसमें जो आवेश रहता है उसमें गति करने लग जाती है। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करती है, मतलब जो बिजली की तरह जीवन और संपत्ति को नष्ट कर देती है। तड़ित चालक घरों का तड़ित के प्रभाव से, जो तड़ित चालक जो भी बताते हैं, तड़ित चालक से ही तड़ित के प्रभाव से बचा जा सकता है। पृथ्वी का अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। भूकंप से बचाव होने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। 2 पार्ट खत्म होता है। 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं पार्ट 4, जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के रेशम। 46 से 58 आते हैं। पेज नंबर 46, पार्ट का नाम है कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह के। इसमें सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा रेशा कब बना, या सबसे पहले कौन बना,
कौन प्राकृतिक है कौन कृत्रिम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेशा जो है रेशा दो प्रकार की होती है। रेशे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहला कौन है? प्राकृतिक। दूसरा कौन है? कृत्रिम। तो प्राकृतिक में कौन कौन आएगा, कृत्रिम में कौन कौन आएगा, इसे पूरा देखेंगे। जैसे प्राकृतिक में आपका सूती हो गया, रेशम हो गया, कपास हो गया, ऊनी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से मिला है। और दूसरा क्या है? जो मानव निर्मित है। जो मानव निर्मित को कृत्रिम बोलते हैं, संश्लेषित रेशे बोलते हैं। इसमें से पहला आपका रेयान आएगा। कौन आएगा? रेयान। दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर, चौथा कौन? एक्रिलिक। इसी सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर में देखते हैं रेशम कपड़े की कहानी। ठीक है, तो इसमें जो है प्राकृतिक में सबसे पहले जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सन सन से प्राप्त, सन क्या नाम है? पौधा है, तो उसी से सन से प्राप्त रेशे से सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ। ऐसा मैं सबसे पहले वस्त्र जो निर्माण हुआ था सन से प्राप्त रेशे से हुआ था। और ये जो रेशा जो जो बनाते थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं जो यूरोप के नियोलिथी जाति के कहलाते थे, उन्होंने बनाते हैं। वो लोग क्या कि लिनेन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की बंसी तथा जाल बनाने में करते थे। लिनेन के रेशे का प्रयोग मछली फंसाने की जो बंसी होते थे जाल बनाने में करते थे। ठीक है, और आगे क्या आएगा? हेम्प। हेम्प जो है ऐसा पहला पौधा है। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा खोज हुआ जिसकी खेती की जाने लगी। हेम्प जो है ऐसा पहला पौधा है जिससे रेशा प्राप्त होता है, उसकी क्या होने लगी? खेती होने लगी। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी, जहाँ से इसका विस्तार चीन तक हुआ। ऐसा प्रमाण है कि 45 ईसा पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। और सबसे पहले जो हेम्प पौधा है जिसकी खेती कहाँ होती थी? चीन में होती थी। मिस्र में लिनेन की कताई एवं बुनाई की कला 34 ईसा पूर्व में विकसित की गई थी। और जो लिनन का कपड़ा है ये भी क्या है? प्राकृतिक है। तो लिनन कताई बुनाई मिस्र में सबसे पहले हुई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो में जो है चांदी का बर्तन मिला, उसके चारों आसपास कपास से सटी हुई प्राप्त हुई है। इससे प्रमाणित है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व से होता था। ठीक है, रेशम का रेशा जो रेशम होता है, रेशम का जो रेशा है 25 ईसा पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। मतलब रेशम का जो रेशा है सबसे पहले कहाँ आया? चीन में आया 25 ईसा पूर्व में। और यहीं से रेशम का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। देखिए जितना भी चीज़ हर चीज़ अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन इसी बुक से आपसे आएगा। ठीक है, इंग्लैंड ने प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र, मतलब इंग्लैंड में सबसे ऊनी वस्त्र जो पहले बनता था कहाँ से बनता था? इंग्लैंड में बनता था। लेकिन 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन सबसे अच्छा ऊन का क्वेश्चन पूछेगा 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन कहाँ होता था? सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन 13वीं शताब्दी में स्पेन में होता था। कहाँ होता था? स्पेन में होता था, और जो मैरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। और जो ऊन जो प्रसिद्ध था 13वीं शताब्दी में स्पेन में, उसका नाम क्या था? मैरिनो वूल। क्या नाम था? मैरिनो वूल। ठीक है, इसी तरह आज भी बहुत सारा शहर या बहुत सारा देश जो है अपने कपड़े के लिए पहचाना जाता है, जिसमें जो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ढाका जो मलमल कपड़ों के लिए, बालचूर बालचोरी साड़ी के लिए, बनारस बनारसी वस्त्रों के लिए, चंदेरी चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। क्वेश्चन सीधे से पूछेगा जो मलमल का कपड़ा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ज़्यादा ढाका का। बालाचूरी साड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? बालाचूर का। बनारसी साड़ी बनारस का। चंदेरी का चंदेरी। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये पूछेगा कि भागलपुर, क्योंकि बिहार से संबंधित है, तो भागलपुर और कांजीवरम किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन आपका आंसर आएगा रेशमी कपड़े के लिए। क्या बोलेंगे आप? रेशमी कपड़े। तो क्वेश्चन ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट ये कि भागलपुर और कांजीवरम किस कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी कपड़े के लिए भागलपुर और कांजीवरम प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कौन सा रेशा था? प्राकृतिक। प्राकृतिक में हम देखते हैं सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, कपास का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लिनन कपड़ा। ये सब कपड़े क्या होते थे? प्राकृतिक तो है, ठीक है, लेकिन ये सभी बहुत महंगे होते थे। महंगा होने इस वजह से सब लोग इसको नहीं खरीद पाता था। तो क्या हुआ? कृत्रिम मतलब कि डुप्लीकेट, नकली बनाया गया। तो नकली जब रेशम बनाया गया तो वो क्या हुआ? सस्ता भी रहता था, टिकाऊ भी रहता था, और ये सब कपड़े, ये सब जो धुलने के बाद एकदम सिकुड़ जाता था। ये सब कपड़ा जो धुलने के बाद सिकुड़ता भी नहीं है और सस्ता भी रहता है, और इसको सब लोग खरीद लेता है, लेकिन इसको प्राकृतिक वाले को सब लोग खरीद नहीं पाता था।
तो इसीलिए नकली कपड़ा, नकली रेशम बनाया गया, रेशा या ठीक है, नकली रेशा बनाया गया जिससे कपड़ा बुना जाता है। तो आधुनिक युग में, मतलब आधुनिक मतलब नया जो युग है, आधुनिक युग में वस्त्रों के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का प्रयोग हुआ और अनेकानेक नवीन रेशे खोजे जा रहे हैं। इन प्रकार के रेशों को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। मतलब जो मानव जो रेशम बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा। ठीक है, ये सभी नकली रेशा होता है। जैसे रेयान, एक एक रेशा बनाया गया रेयान का। जो रेयान जो है इसको नकली रेशम भी बोलते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन कि नकली रेशम किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन में आ जाएगा रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो नकली रेशम कौन है, रेयान। नकली रेशम कौन है, रेयान। आपको क्वेश्चन में दिया है नकली रेशम कहते हैं, रेयान को क्या बोलते हैं, नकली रेशम। और जो रेयान जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है, लकड़ी के लुगदी द्वारा। लकड़ी का लुगदी बनाकर उसी से क्या बनता है, रेयान। तो क्वेश्चन है कि लकड़ी या बाँस के लुगदी से कौन बनाया जाता है, तो कौन बनाया जाता है, रेयान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा, आज जो है, आज के समय में रासायनिक संश्लेषित प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, आज रासायनिक संश्लेषित प्रक्रिया द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, जितना भी नाम है ये सब क्या है, संश्लेषित रेशा है। मतलब ये सब नकली रेशा है, असली नहीं है, प्राकृतिक नहीं। कुछ कृत्रिम रेशा था, उसके बारे में, निर्माण बारे में जानना हो सके, संश्लेषित रेशा, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम क्या, संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा में सबसे पहले, संश्लेषित मतलब वही डुप्लीकेट वाला, मतलब मानव निर्मित बोलो चाहे कृत्रिम बोलो सब वही बात है। रेयान जो बनता है लकड़ी या बाँस की लुगदी से बनाया जाता है, और लकड़ी और बाँस की लुगदी से रेयान को बनाया जाता है। लुगदी, बाँस की लुगदी और सेलुलोज, एक पदार्थ होता है सेलुलोज, उसी के रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बनाया जाता है, रेयान। प्राकृतिक रूप में वो रहता है लकड़ी या बाँस की लुगदी, और कृत्रिम रासायनिक रूप में सेलुलोज। तो लकड़ी, बाँस की लुगदी और सेलुलोज मिलाकर क्या बनाया जाता है, रेयान बनाया जाता है। क्वेश्चन बस इतना ही पूछेगा कि लकड़ी, बाँस की लुगदी से क्या बनाता है, रेयान। और ये भी पूछता है सेलुलोज की रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बनाता है, रेयान। रेयान एक रेशा का नाम है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका कि 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया, केरल में। 1946 में, किस सन में, 1946 में रेयान का जो रेशा है उसका कारखाना सबसे पहले केरल, एक राज्य, भारत का राज्य केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है, रेयान जो रेयान रेशा उसको कपास के साथ मिलाकर, रेयान रेशा को कपास के साथ मिलाकर बनाने से बिस्तर की चादर, बिस्तर जो हम लोग सोते हैं उसी की चादर बन जाएगी। और ऊन के साथ मिलाएंगे तो कालीन या गलीचा बन जाएगा। मतलब रेयान रेशा को कपास के साथ मिलाएंगे तो सोने वाला बिस्तर की चादर बन जाएगा, और ऊन के साथ मिलाएंगे तो गलीचा या कालीन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा कि रेयान को किसके साथ मिलाने पर कालीन या गलीचा बनेगा, तो किसके साथ, ऊन के साथ। और रेयान को किसके साथ मिलाएगा, बिस्तर की चादर बनेगा तो कपास के साथ। ठीक, अब रेयान के बाद क्या नाम है, नायलॉन। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि नायलॉन पूर्ण रूप से का मतलब होता है, जैसे देखिए रेयान पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चीज़ मिलाया जाता है। प्राकृतिक चीज़ क्या, लकड़ी, बाँस वगैरह। लेकिन जो नायलॉन है, नायलॉन में कोई भी प्राकृतिक चीज़ नहीं रहता, यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसमें किसी भी प्राकृतिक चीज़ का प्रयोग नहीं करता। तो पूछेगा कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है, तो कौन है, नायलॉन। इसीलिए देखिए हम यहाँ पर लिख दिए कि नायलॉन क्या, पूर्ण रूप से। और इसके बगल में पैराशूट भी लिखा है। पैराशूट का मतलब है नायलॉन जो क्या है, नायलॉन रेशा से ही पैराशूट बनाते हैं। इसी ऑप्शन साथ में दिए हैं याद करने में, जिससे आपको आसानी हो। तो नायलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है, तो नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन का जो निर्माण होता है, नायलॉन बनता है किससे किससे बनता है, कोयला, जल और वायु से। नायलॉन कोयला, जल और वायु से बनता है। नायलॉन का जो रेशा होता है मजबूत होता है, लचीला होता है और हल्का होता है। मजबूत, लचीला और हल्का। जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं उसको बहुत लोग लैलून में बोलते हैं, वही होता है क्या, नायलॉन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मजबूत होता है, लचीला होता है और हल्का भी होता है। और जो हम लोग ब्रश का जो ये जो लगा हुआ है ये क्या, नायलॉन का है। अब देखिए हम नायलॉन, मतलब जो नायलॉन से निर्मित कई वस्तु का प्रयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू,
ब्रश, दांत साफ करने वाला, कारों की सीट के पट्टे, शयन थैला इत्यादि, पर्दा इत्यादि, पर्दा भी रहता है। और नायलॉन का तार जो इस्पात के तार से अधिक मजबूत, इस्पात मतलब जो स्टील होता है उससे भी अधिक मजबूत होता है। इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट, पैराशूट जो ये जो पैराशूट होता है, पैराशूट और चट्टान के चढ़ने हेतु रस्सियों के निर्माण में भी, चट्टान पे जिस रस्सी का प्रयोग किया जाता है उस रस्सी का नाम देखो। चट्टान में जो जो चढ़ रहा है ये आदमी, पर्वतारोही जो चट्टान पर चढ़ते हैं वो जिस रस्सी का प्रयोग करता है वो नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करते हैं। पैराशूट में भी नायलॉन का प्रयोग होता है। ठीक है। अब फिर बारी आता है पॉलिएस्टर। रेयान पढ़ रही है, नायलॉन पढ़ रहा है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो एक अन्य संश्लेषित है, मतलब पॉलिएस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन पूछेगा कि टेरिलिन क्या है। मतलब पॉलिएस्टर में दो तीन प्रकार होता है जिसमें एक टेरिलिन है और एक क्या है, पेट है। देखिए हम दे भी दिए पॉलिएस्टर में क्या है, टेरिलिन, पेट। तो क्वेश्चन पूछेगा टेरिलिन क्या है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलिन, टेरिलिन लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसको यह जो पॉलिएस्टर का जो जन्म होता है दूसरा विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसको नायलॉन की तरह ही पिघला कर काता एवं बुना जाता है। इसका भौतिक ढांचा उसकी विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के समान होता है। पूछेगा पॉलिएस्टर किसके समान होता है, कि नायलॉन किसके पॉलिएस्टर किसके समान होता है। पॉलिएस्टर किसके समान होता है, नायलॉन के समान होता है। ठीक है। तो टेरिलिन भी पॉलिएस्टर है और पीईटी, पेट, पेट भी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका प्रयोग जो पॉलिएस्टर है जो इसका प्रयोग किस में होता है। पॉलिएस्टर का प्रयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण तो किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा क्या है, एक्रिलिक। जो एक्रिलिक देखिए हम बगल में लिखे स्वेटर, शॉल और कंबल। जो असली जो स्वेटर जो बनता है वो किससे बनता है। ठंडी में जो हम कपड़ा पहनते हैं जैसे स्वेटर, शाल, कंबल, ये सभी क्या होते हैं, जो प्राकृतिक ऊन होता है उससे नहीं बना रहता है। जो प्राकृतिक ऊन बहुत महंगा होता है और जो सभी लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो हम लोग जो सस्ता वाला जो स्वेटर जो पहनते हैं, शॉल या कंबल का प्रयोग करते हैं वो एक्रिलिक का बना होता है। किसका बना होता है, एक्रिलिक। क्योंकि महंगा जो प्राकृतिक ऊन उसको उसका प्रयोग सब लोग नहीं कर पाते क्योंकि प्राकृतिक ऊन बहुत महंगा होता है। ठीक है। तो हम लोग जो स्वेटर, शॉल, कंबल का प्रयोग जो सस्ता वाला करता है उसको वो किस चीज़ का बना होता है, वो एक्रिलिक का बना होता है। अब जानते हैं कि किसी भी रेशा की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा रेशा क्या। ज़्यादातर रेशा को जला कर देखा जाता है, जलाने के बाद समझ में आता है कि वो कौन सा रेशा है। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ दिया गया है कि कौन से रेशे को कैसे पहचाना जाता है। जैसे सूती वस्त्र होता है, सूती वस्त्र हम जब जलाएंगे तो हम पीली लौ, मतलब उसका जो लौ रहता है वो जो आग रहता है उसका पीला रहता है। और उसको जब जलाएंगे कागज़ के जैसा गंध, गंध मतलब क्या होता है, महक, मतलब कागज़ के जैसा महक रहेगा और भूरे रंग का राख रहता है। उसके बाद लिनेन का कपड़ा, लिनेन का कपड़ा भी सूती के समान ही परिणाम है परंतु इसके राख भार में तो सूती से इसका भार बहुत हल्का होता है। रेशम का कपड़ा जो रेशा होता है वो उसका जो जलता है तो वो पंख या बाल के समान जलता है और जब वो जलता है तो वो चिपचिपा दाना पड़ जाता है। ठीक है। और ऊन जो रहता है ऊन धीरे धीरे जलता है और जलते समय उसमें जो पंखों के जलने के समान निकलती है। और जो जलने के उपरांत मतलब होता है बंद, जलने के बाद काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। रेयान, रेयान जो होता है सूती की तरह ही धीरे लौ के साथ पकड़ लेता है और पिघल जाता है। और रेयान जलने के बाद काले दाने पड़ जाते हैं और इसमें कागज़ या रस्सी के समान जलता है और तब जलने के बाद भूरे रंग के राख से रहते हैं। शुद्ध नायलॉन जो अज्वलनशील, अज्वलनशील का मतलब जो चीज़ जलता नहीं उसको क्या बोलता है, अज्वलनशील। तो शुद्ध नायलॉन अज्वलनशील या पिघल जाता है, मतलब जलाने में पिघल जाता है लेकिन जलता नहीं है। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई फली के समान गंध निकलती है, मतलब जब वो पिघलता रहता है तो उस समय उसके जो गंध निकलती है उबलती हुई फली के समान। ठीक, इतनी सारी चीज़ें बार बार भूल जाएंगे तो किसमें क्या लिखा था इसको हम लिख लिए हैं, अलग से लिख लिए हैं, ऐसी चीज़ का हम अलग से लिखे हैं। तो हम देखते हैं सूती कपड़ा, सूती कपड़ा की जो गंध होती है वो कागज़ की जैसी होती है। लिनन का भी कागज़ के जैसा होता है। रेशमी जो रेशा होता है उसका जो गंध, गंध मन महक, रेशमी का गंध जो होता है पंख या बाल के जैसा होता है और इसमें जलाने में चिपचिपा दाना बन जाता है। ऊन का जो गंध होता है पंख की तरह होता है। रेयान का जो
गंध होता है वो कागज़ की या रस्सी की तरह होता है और इसको रेंगान को जलाने के बाद काला दाना पड़ जाता है। और नायलॉन जो है उसका जो गंध होता है उबलती हुई फली के समान होता है। नायलॉन क्या है, अज्वलनशील है, यह जलता नहीं है, पिघल जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम अलग से लिख दें, इसको स्क्रीनशॉट मार कर अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और 6 पार्ट है, में से 3 पार्ट हम बता दिए। तो 3 पार्ट इस वीडियो में हो गया, फिर अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें 3 पार्ट और हो जाएगा, मतलब 6 पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 5-6 साल का जो क्वेश्चन आया है उसको अपने बुक से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता जाएगा। और जो भी 2-3 हो सकता है 3-4 क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, रखते हैं, अगला वीडियो में 3 चैप्टर और हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी दे सकते हैं।